हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं आप सब स्वस्थ होंगे एवं खुशहाल होंगे। आइए दोस्तों, मैं आर के आज आपको डिप्लोमा इन न्यूट्रिशन एंड हेल्थ एजुकेशन की यूनिट नंबर 1 को समझाऊंगा, जिसमें हम समझेंगे कि फूड न्यूट्रिशन एंड हेल्थ किसे कहते हैं। देखिए दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं कि आप लोग ने एक पेन और एक कॉपी जरूर अपने साथ रखना है, ताकि आपको जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट लगता है आपको उसको पक्का नोट करना है, ताकि आप एग्जाम के टाइम पर उसका रिवीजन कर सकते हैं। कम समय में आप पूरे सिलेबस को जो है रिवीजन करके आसानी से याद कर सकते हैं। आइए दोस्तों, अब हम एक एक करके सारी बुक को कवर करते हैं। सबसे पहले हम यूनिट 1 को पढ़ने वाले हैं, जिसमें हम पढ़ेंगे फूड एंड इट्स फंक्शंस। ये है हमारा सबसे पहला टॉपिक। देखिए दोस्तों, फूड किसे कहते हैं और इसके क्या क्या फंक्शन हैं, ये हमारा आज का टॉपिक रहेगा। फूड होता है हमारे पास में एनीथिंग विच नरिशेस द बॉडी, यानी वो कुछ भी सामान जो हम खाते हैं और वो हमारी बॉडी को नरिश करता है, उसको हम फूड बोलते हैं, खाना बोलते हैं। इसके अंदर में यानी जो हमने खाया वो सॉलिड, सेमी सॉलिड एंड लिक्विड यानी किसी भी फॉर्म का हो सकता है। ये बात आपको समझ में आ गई। यानी सॉलिड में हम बात करते हैं, सॉलिड में क्या हो सकता है, जैसे सेब हो गया, कोई भी फल हो गया, या कोई भी हार्ड जैसे रोटी हो गई, इस सब को हम सॉलिड में ही इंक्लूड करेंगे। सेमी सॉलिड में क्या हो गया, जैसे दलिया हो गई, खिचड़ी हो गई, यानी ना तो सॉलिड है और ना ही लिक्विड है, उसको हम बात करते हैं सेमी सॉलिड। लिक्विड क्या होता है, लिक्विड में हो गया हमारे पास में जैसे दूध हो गया, जूस हो गया, इस सब को हम लिक्विड मानते हैं। तो कहने का मतलब है, जो भी हम सॉलिड, सेमी सॉलिड या लिक्विड पदार्थ खाते हैं, जिसको खाने से हमारी बॉडी को नरिशमेंट यानी नरिश होता है हमारी बॉडी का, यानी पोषण होता है, उसको हम फूड कहते हैं। और इसको खाने से हमारी बॉडी हेल्दी रहती है यानी स्वस्थ रहती है, इसको हम फूड बोलते हैं। ये बात आपको समझ में आ गई दोस्तों। आइए दोस्तों, अगले पैराग्राफ पर नजर डालते हैं। फूड एक्चुअली क्या है। फूड इज एसेंशियल बिकॉज इट कंटेन्स सब्सटेंस विच परफॉर्म इंपॉर्टेंट फंक्शंस इन बॉडी। कहने का मतलब है कि खाना हमारे शरीर के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि हमारे शरीर के अंदर होने वाली जितनी भी एक्टिविटी हैं, उन सबको जो एनर्जी प्राप्त होती है वो सब खाने से ही प्राप्त होती है। और क्या है हमारे पास दोस्तों, जो सब्सटेंस हमें एनर्जी प्रदान करता है, यानी जैसे हमने खाना खाया, समझना, हमने मान ले दाल चावल रोटी सब्जी खाई, तो दाल चावल रोटी सब्जी के अंदर में कुछ तो ऐसा होता होगा ना, जो हमारे शरीर को जो एनर्जी प्रदान करता है, यानी बॉडी को हमारी को नरिशमेंट देता है, उसको हम बोलते हैं एक्चुअली न्यूट्रिएंट्स। इस शब्द को आपने पक्का नोट करना है कि न्यूट्रिएंट्स किसे कहते हैं। एक्चुअली खाने के अंदर में पाए जाने वाला वो पदार्थ जो हमारी बॉडी को नरिशमेंट प्रदान करता है, उसको हम न्यूट्रिएंट्स बोलते हैं। अगर हम मान लो ऐसा खाना खाते हैं जिसके अंदर में जो है न्यूट्रिएंट्स नहीं हो सफिशिएंट मात्रा में, या कम हो, या खराब हो गया हो खाना, अगर इस तरह से कोई भी हम कार्य करते हैं, तो उससे क्या होने का डर रहता है हमारे पास, हम या तो बीमार हो सकते हैं, यानी इल, यानी हम बीमार हो सकते हैं, और कुछ केसेस में इवन हमारी डेथ भी हो सकती है। यानी हमारे शरीर को चलाने के लिए मान लीजिए हमें कुछ एनर्जी की जरूरत है और हमने वो एनर्जी नहीं ली, यानी मान लो हम गंदा खाना खा रहे हैं, सड़ा हुआ खाना खा रहे हैं, या फिर कोई इन्फेक्टेड चीज खा लिया है, तो हमारा बॉडी क्या होगा, उससे हमें न्यूट्रिशन नहीं मिलेगा एक्चुअली, या तो हम बीमार हो जाएंगे, कई बार हमारी मृत्यु भी हो सकती है। अब दोस्तों, एक और पॉइंट पर नजर डालते हैं। क्या खाने के अंदर में सिर्फ न्यूट्रिएंट्स ही होते हैं, कुछ और नहीं होता? होता है। ये वर्ड्स भी बहुत इंपॉर्टेंट हैं हमारे पास में, जैसे एक हो गया हमारे पास में नॉन न्यूट्रिएंट्स आइटम्स, और हो गया ये कलरिंग एंड फ्लेवरिंग सब्सटेंस। इनको हम समझते हैं ये क्या है। देखिए दोस्तों, हमने जैसे पहले पढ़ा
कि भाई खाने के अंदर में न्यूट्रिएंट्स होते हैं जिनसे हमें एनर्जी प्रदान होती है, पर कुछ एक सब्सटेंस ऐसे होते हैं जिनसे हमें एनर्जी प्रदान नहीं होती है, उनको हम बोलते हैं हमारे पास में नॉन न्यूट्रिएंट्स आइटम्स। जैसे कलरिंग हो गया और फ्लेवरिंग सब्सटेंस हो गए। आसान भाषा में समझने का प्रयास करते हैं। कलरिंग में हो गया, जैसे मान लीजिए आप दुकान पे गए जलेबी खरीदने के लिए, तो आपने देखा होगा कहीं जलेबी गुलाबी रंग की है, कहीं थोड़े से लाल रंग की है, कहीं हल्के से महरूम से रंग की जलेबी रखी हुई है। तो एक्चुअली ये जो कलरिंग एजेंट्स उसके अंदर में मिलाया जाता है जलेबी के अंदर में, अट्रैक्ट करने के लिए कस्टमर्स को। एंड फ्लेवरिंग में हो गया खुशबूदार। देखा होगा आपने हर एक खाने के आइटम से कई प्रकार के कई बार अलग अलग खुशबू आती है, तो उसके अंदर में जो फ्लेवरिंग एजेंट्स होते हैं वो मिलाए जाते हैं उनके अंदर में, पर कोई ताकत नहीं होती है, कोई एनर्जी नहीं होती है, वो किसी प्रकार का कोई न्यूट्रिएंट्स नहीं होते हैं, तो उन सबको हम बोलते हैं नॉन न्यूट्रिएंट्स आइटम्स। मेरी बात आपको समझ में आ गया? तो लास्ट में एक हल्की सी डेफिनेशन सी बनी, क्या है वो, कि फूड किसे कहते हैं? एक्चुअली फूड इज देयरफॉर ए कॉम्प्लेक्स मिक्सचर ऑफ डिफरेंट न्यूट्रिएंट्स एंड नॉन न्यूट्रिएंट्स। यानी खाना एक कॉम्प्लेक्स मिक्सचर है जिसके अंदर में अलग अलग प्रकार के न्यूट्रिएंट्स पाए जाते हैं और कुछ नॉन न्यूट्रिएंट्स आइटम्स पाए जाते हैं। उम्मीद करता हूं दोस्तों ये बात आपको समझ में आई होगी। आइए इसके फंक्शंस पर नजर डालते हैं कि भाई जो फूड है उसके फंक्शंस क्या हैं। वी आर नाउ फैमिलियर विद द फैक्ट दैट फूड कंसिस्ट इन पार्ट ऑफ वेरियस न्यूट्रिएंट्स। मतलब ये इस बात हम सबको पता है कि भाई खाने के अंदर में वेरियस प्रकार के यानी कई प्रकार के अनेकों प्रकार के न्यूट्रिएंट्स पाए जाते हैं। ये होते कितने हैं एक्चुअली? ये हमारे पास में ओवर 40 होते हैं, यानी ये करीब 40 से ऊपर जो है हमारे पास में इसेंशियल न्यूट्रिएंट्स पाए जाते हैं। इसेंशियल मतलब ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसेंशियल न्यूट्रिएंट्स होते हैं 40 से ऊपर, यानी जो हमारे शरीर के लिए जरूरी हैं वो हमारे पास में पाए जाते हैं। एक्चुअली इन न्यूट्रिएंट्स को क्या किया हुआ है, ऑन द बेसिस ऑफ सर्टेन सिमिलर फीचर्स, यानी उनके जो है एक जैसे फीचर्स जिसके हैं उस फीचर्स के मुताबिक इनको एक्चुअली क्या किया हुआ है, 5 भागों में बांटा हुआ है, जो है हमारे पास में प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, विटामिन्स एंड मिनरल्स। मेरी बात आपको समझ में आ गई? ये 5 कैटेगरी में इनको डिवाइड कर दिया है, करीब करीब 40 न्यूट्रिएंट्स। आइए दोस्तों इसके फंक्शंस क्या हैं मेन देखिए। फंक्शंस ऑफ फूड हमारे पास में 3 हैं बेसिकली मेन फंक्शंस। सोशल यानी सामाजिक फंक्शन, फिजियोलॉजिकल यानी शारीरिक फंक्शन, और साइकोलॉजिकल यानी मानसिक रूप के जो फंक्शंस हैं। डायग्राम में ही नजर डाल लेते हैं। फिजियोलॉजिकल फंक्शन में कौन कौन से? एनर्जी गिविंग, बॉडी बिल्डिंग, प्रोटेक्शन एंड रेगुलेशन। कहने का मतलब है, देखिए आसान भाषा में समझने का एक एक करके इनको प्रयास करते हैं। फिजियोलॉजिकल फंक्शंस क्या होते हैं देखिए। द फिजियोलॉजिकल फंक्शंस परफॉर्म बाय फूड आर एनर्जी गिविंग, बॉडी बिल्डिंग, प्रोटेक्टिव एंड रेगुलेटरी फंक्शंस। जस्ट आपने डायग्राम में देखा वही चीज, देखो बिल्कुल वही यहां दे रखा है। तो कहने का मतलब है जो हम कोई भी फिजिकल फंक्शन करते हैं, जैसे सिटिंग बैठना, स्टैंडिंग खड़ा होना, वॉकिंग चलना, रनिंग दौड़ना, जितने भी सारे ये फिजिकल एक्टिविटी होती हैं, इन सब के लिए जो हमें एनर्जी चाहिए होती है वो सब एनर्जी हमें फूड से ही प्राप्त होती है। देखो कुछ एक्टिविटी तो हम जान मान कर करते हैं, कुछ एक्टिविटी हमारे शरीर में ऑटोमेटिक होते ही रहती है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर समझे, बीटिंग ऑफ हार्ट, दिल का धड़कना, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ इंटेस्टाइन यानी आंतों का सिकुड़ना। आप सिकुड़ना मतलब एक कॉन्ट्रैक्शन मतलब होता है, जैसे गुब्बारे को हम मानो पकड़ के छोड़ते हैं तो वह कैसे करता है, यानी उसको बोलते हैं कॉन्ट्रैक्शन। एक्चुअली कॉन्ट्रैक्शन ऑफ इंटेस्टाइन एंड एक्सपेंशन किसका? एक्सपेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन ऑफ लंग्स, यानी सेम। एक्सपेंशन मतलब जो है हमारे पास में जैसे मैंने गुब्बारे का आपको एग्जांपल दिया था कि भाई गुब्बारा जो होता है हमारे पास, जब हम छोड़ देते हैं तो फूल जाता है और दबा देते हैं तो कॉन्ट्रैक्शन हो जाता है।
तो दबाना कॉन्ट्रैक्शन बोलते हैं, सही है। एंड एक्सपेंशन मतलब उसका रिलीज होना यानी फूलना। तो एक्सपेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन ऑफ लंग्स, जब हम सांस लेते हैं तो वही एक्टिविटी होती है ना हमारे लंग्स के अंदर में, तो सेम। तो ये सारी जो एक्टिविटीज हैं इन सबको करने के लिए जो एनर्जी होती है वो हमारे पास में एक्चुअली जो है खाने से ही प्राप्त होती है। अब देखिए इस पैराग्राफ पर नजर डालें। दीज एनर्जी गिविंग फंक्शंस ऑफ फूड इज बेसिकली परफॉर्म बाय टू न्यूट्रिएंट्स, यानी हमारे पास में जो थे, हमारे पास हमने पढ़े कितने न्यूट्रिएंट्स थे हमारे पास में, 5 कैटेगरी थी। चलिए वापस एक नजर डलवा देता हूं। प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, विटामिन एंड मिनरल्स। पर जो फिजियोलॉजिकल फंक्शन होते हैं उसके लिए 2 ही हमारे पास में काम करते हैं। कौन कौन से? कार्बोहाइड्रेट्स एंड फैट्स। नोट डाउन करें इसे प्लीज, कि जो फिजियोलॉजिकल फंक्शंस है उसके लिए जो एनर्जी प्रदान करते हैं वो कार्बोहाइड्रेट एंड फैट करते हैं। क्लियर होगा दोस्तों? इसलिए इसको हम किस नाम से जानते हैं? बॉडी फ्यूल्स के नाम से जानते हैं। अगर एग्जाम में आ जाता है कि बॉडी फ्यूल्स कौन से उसको बोलते हैं हमारे पास न्यूट्रिएंट्स को, तो आप बता सकते हैं कार्बोहाइड्रेट्स एंड फैट्स को बोलते हैं। बॉडी फ्यूल्स एक्चुअली क्यों, ये एक्चुअली क्या होता है ना, ये जो एक डीप हम बाद में जो है अगली ब्लॉक में पढ़ेंगे। बाकी अभी अभी आप मोटी मोटी जानकारी आप लेते रहिए, एक बेसिक जानकारी आपके दिमाग में आ जाएगी, फिर हम धीरे धीरे अगले अगले ब्लॉक में जो है डीप जाते चले जाएंगे। आइए दोस्तों अगले पैराग्राफ पर नजर डालते हैं। फूड इज ऑल्सो नीडेड फॉर ग्रोथ एंड रिपेयर। जैसा कि आपने ऊपर पढ़ा, अगर आपने नोट डाउन किया है ऊपर, इसीलिए मैं दोस्तों आपको बोल रहा था कि आपने पेन और कॉपी पक्का साथ में रखना है, ताकि आप नोट डाउन करते चलेंगे तो आपको पता चलेगा। मैंने भी ऊपर आपको बोला था कि नोट डाउन करें आप। फूड के लिए, ग्रोथ एंड रिपेयर के लिए हमारे पास में फूड कंपलसरी होता है। अब आप कहेंगे ग्रोथ एंड रिपेयर ये क्या होता है एक्चुअली शरीर के अंदर में? देखिए दोस्तों, हम जब छोटे होते हैं तो हम मान लीजिए हमारा वजन 5 केजी होता है, जब बच्चे होते हैं 10 केजी होता है, 4 केजी होता है, कुछ भी हो सकता है। जैसे जैसे हमारा बॉडी का साइज बढ़ता है वैसे वैसे हम जो है बॉडी वेट गेन करते रहते हैं। ये बात तुम सभी जानते हैं कि भाई उम्र के हिसाब से हम लोग बढ़ते हैं। तो उसी टाइम में जब हमारा ग्रोथ हो रहा होता है तो उसी समय रिपेयरिंग का काम भी चल रहा होता है। देखिए बिल्कुल आसान भाषा में समझते हैं। What is meant by these two terms, है ना, यानी इन दोनों शब्दों का क्या मतलब है। एज यू नो, जैसे हम जानते हैं कि आर बॉडी, हमारी बॉडी इज मेड अप ऑफ मिलियंस ऑफ यूनिट्स कॉल्ड सेल्स। यानी ये नोट करें आप, ये क्या होता है? स्मॉलेस्ट यूनिट होती है ऑफ द बॉडी। यानी अगर हम बात करें कि हमारे शरीर की सबसे छोटी यूनिट या इकाई क्या होती है, सबसे छोटा पार्ट, तो उसको हम सेल बोलेंगे। तो हमारे शरीर के अंदर में मिलियंस यानी बहुत ज्यादा मात्रा में सेल्स पाए जाते हैं। तो उस सेल्स को एक्चुअली क्या होता है, जब हमारी ग्रोथ होती है, शरीर बड़ा होता है, व्हेन ग्रोथ टेक्स प्लेस न्यू सेल्स आर एडेड टू एग्जिस्टिंग वंस। यानी जैसे मान लीजिए हमारे शरीर के अंदर में कुछ सेल हैं और नई नई ऐड होती रहेंगी, और जो पुरानी सेल्स हैं वो कई बार क्या हो जाती है हमारे शरीर में डेड होती रहती हैं, यानी खराब होती रहती हैं। तो उनको क्या होता है, उनको वो रिप्लेस कर देती है, नई सेल पुरानी सेलों को रिप्लेस कर देती है। तो इसको बोलते हैं हम हमारे पास में जो है रिपेयरिंग का काम, यानी रिप्लेस्ड करने के बाद में ग्रोथ एंड रिपेयर। उम्मीद करता हूं आपको दोस्तों ये बात समझ में आ गई होगी। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड रिपेयर, यानी आसान भाषा में समझे। अभी जब हम छोटे से बड़े होते हैं तो हमारे शरीर को कुछ नई सेल्स की जरूरत होती है। तो जो नई सेल्स ऐड हो जाती हैं और जो पुरानी कुछ सेल्स होती हैं वो कई बार जो खराब हो जाती हैं, तो जो पुरानी जो नई सेल होती है वो उनका स्थान ले लेती हैं, तो उसको हम रिपेयर बोलते हैं। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको ये ग्रोथ एंड रिपेयर की बात समझ में आई होगी। तो पर इसके लिए एक्चुअली ग्रोथ एंड रिपेयर को कराने के लिए हमारे पास कौन सा न्यूट्रिएंट्स की सबसे ज्यादा जरूरत होती है, वो है हमारे पास में प्रोटीन। यानी कहने का मतलब क्या है, यहां पे हम थोड़ा सा समझने का प्रयास करते हैं कि अगर ग्रोथ एंड रिपेयर है, यानी आप अपने बच्चे को हेल्दी बनाना चाहते हैं, बड़ा बनाना चाहते हैं, स्ट्रांग बनाना चाहते हैं, तो आपने उस खाना उसको उस तरीके का देना है जिसके अंदर में प्रोटीन्स की मात्रा ज्यादा हो। तभी तो ग्रोथ एंड रिपेयर का
जो है काम हमारा सक्सेसफुल होगा ना भाई। अगर आप वैसा सामान दोगे जिसके अंदर कार्बोहाइड्रेट ज्यादा है तो क्या रिजल्ट आएगा हमारे पास में। ऊपर एक नजर डालते हैं, जो फिजियोलॉजिकल फंक्शंस हैं वो अच्छे हो जाएंगे बच्चे के। देखिए हमारा जो पर्पज है इस बुक को पढ़ने का, वो पर्पज भी यही है कि भाई डिप्लोमा इन न्यूट्रिशन एंड हेल्थ एजुकेशन, यानी हम हेल्थ एजुकेशन के बारे में पढ़ रहे हैं तो हम साथ साथ में थोड़ा नॉलेज भी गेन करते चलते हैं। अगर कोई बच्चा बचपन में ज्यादा उछल कूद करता है, ज्यादा भाग दौड़ करता है, तो समझ लीजिएगा आप कि वो खाने में ज्यादा कार्बोहाइड्रेट एंड फैट ले रहा है, यानी जो उसकी मम्मी उसको खिला पिला रही है। देखो बचपन में लगभग सारे बच्चे एक साइज के होते हैं लगभग। इसके बाद जब बच्चा खाना शुरू कर देता, बाहर का जो खाना खाता है, इसके बाद कुछ कुछ बच्चे जल्दी जल्दी भागा दौड़ी करते हैं, घर में पूरे में दंगल करते हैं, कुछ बच्चे थोड़े सुस्त रहते हैं। तो उसका मेन कारण यही है दोस्तों कि वो खाने में क्या खा रहा है। मान लीजिए कोई माँ तो अपने बच्चे को सिर्फ ब्रेड खिला रही है, नमकीन खिला रही है, या कोई चिप्स वगैरह कुरकुरे वगैरह खिला रही है, तो उसका बच्चा सुस्त होगा, डल होगा, हाइट भी कम होगी और वेट भी गेन नहीं करेगा। यानी वो एक तरह से कह दूं कि मल न्यूट्रिशन का शिकार हो सकता है, तो कहना गलत नहीं होगा। वहीं दूसरा बच्चा, मान लीजिए बच्चों के लिए आते हैं सेरेलैक वगैरह आते हैं, मल्टीपल्स आपने देखे होंगे मार्केट के अंदर में सामान होता है। अगर सबका वो एक्चुअली क्या होता है, बच्चे के हिसाब से ही बनाया जाता है। थोड़ा उसके अंदर में राइस होगा, थोड़ा व्हीट होगा, थोड़ा कुछ फ्रूट्स ड्राई करके उसमें डाल रखे होंगे। तो इस तरह से जो बच्चा खाएगा वो बच्चा डेफिनेटली अच्छा जो है चुस्त फुस्त दुरुस्त सारी चीजें उसके अंदर होंगी, भाग दौड़ करेगा, पूरे घर में दंगल करेगा। तो आप कहेंगे कि भाई मेरा बच्चा तो थोड़ा सीधा सा है, मतलब बहुत तेज एक्टिविटी नहीं करता है, ऐसे ऐसे रहता है। आपका बच्चा तो बहुत दंगल करता है। इसका मतलब उसकी माँ, जो बच्चे की माँ है, वो उसको अच्छे से न्यूट्रिशन दे रही है। यानी अब हम आसान भाषा में समझे कि अगर बच्चा कार्बोहाइड्रेट एंड फैट ले रहा है तो वो घर में दंगल ज्यादा मचाएगा, और अगर बच्चा प्रोटीन वाले सामान ले रहा है तो बच्चे का विकास जल्दी होगा। यानी बच्चे का विकास बोले तो बच्चे की हाइट वगैरह अच्छी जाएगी और वो तंदुरुस्त दिखाई देगा। आइए दोस्तों अगले पॉइंट पर नजर डालते हैं। द मेजर फिजियोलॉजिकल फंक्शंस परफॉर्म बाय फूड आर प्रोटेक्टिव एंड रेगुलेटरी फंक्शंस। कहने का मतलब क्या है हमारे पास में, एक फिजियोलॉजी का फंक्शन ये है हमारे पास में प्रोटेक्टिव एंड रेगुलेटरी फंक्शंस। ये आप ध्यान रहे, जितने भी अभी हम फंक्शंस पढ़ रहे हैं वो पूरे के पूरे फिजियोलॉजी फंक्शंस में ही आते हैं, यानी ये सारे शारीरिक के ही अंदर आ रहे हैं। देखो बच्चा भाग दौड़ करता है या जो है सुस्त रहता है या बच्चे की हाइट बढ़ रही है, वो सारा तो फिजियोलॉजी से पे वो है ना, फिजियोलॉजी का हिस्सा हुआ ना, यानी मतलब शारीरिक एक्टिविटी हुई ना वो सारी। तो ये नहीं सोचना है कि कोई हम दूसरे टॉपिक की बात कर रहे हैं, बिल्कुल वही बात कर रहे हैं। इसलिए मैंने आपको फिर तिबारा बोल रहा हूं मैं आपको, आप पेन और कॉपी में पक्का नोट डाउन करके चलें, नहीं तो आप पूरे ब्लॉक को देख लेंगे, पूरी यूनिट को समझ लेंगे, पूरी बुक को समझ लेंगे, आपको कुछ याद नहीं रहेगा। सिर्फ आपको सुनने में अच्छा लगेगा और समझने में अच्छा लगेगा, बाकी आप लिख कुछ नहीं पाएंगे। ये आप मुझसे लिख के ले लेना, ठीक है दोस्तों। आपने नोट्स पक्का बनाना है। पर अगर आप चाहते हैं कि भाई आपको नोट्स बने बनाए मिल जाएं, तो आप वही वो मुझसे ले सकते हैं। मेरे पर्सनल नंबर पे आप व्हाट्सएप कर सकते हैं और मैं आपको सॉफ्ट कॉपी दे सकता हूं। आइए दोस्तों अब हम बात करते हैं प्रोटेक्टिव एंड रेगुलेटरी फंक्शंस के बारे में। लेट्स टॉक अबाउट द मीनिंग ऑफ टर्म प्रोटेक्टिव फर्स्ट। यानी हम सबसे पहले जो है प्रोटेक्टिव की बात करेंगे कि यानी जो हम खाना खाते हैं वो हमें एक्चुअली बचाता कैसे। प्रोटेक्टिव का मतलब होता है बचाना, तो बचाता कैसे और किससे बचाता और क्यों बचाता है। हमारे दिमाग में कई तरह के प्रश्न आने चाहिए, तभी हम उस चीज को थोड़ा डीप पढ़ सकते हैं, हम उसको समझ के लिख सकते हैं। यह भी चीज मैं आपको क्लियर कर देता हूं कि इसके अंदर कोई डेफिनेशन नहीं है एक्चुअली, कि जिसको मैं आपको बता दूं कि आप इसको रट लो और इसके बाद आप उसको पेपर में नोट डाउन कर दें और आप पास हो जाओगे। ऐसा इसमें कुछ नहीं होता है। आपको डीपली उस चीज को समझना है और अपनी मर्जी से बना बना करके लिखना है, तो आप अच्छे मार्क्स गेन करेंगे। ठीक है दोस्तों, अब बात कर रहे हैं, जैसे मैंने आपको बताया, प्रोटेक्टिव फर्स्ट, यानी मतलब हम सबसे पहले प्रोटेक्शन की बात करते हैं कि खाना हमें किससे बचाता है। Here protective refers to the role in preventing infection by ensuring proper functioning of the body system responsible for fighting
इन्फेक्शन। अब देखिए दोस्तों, यानी हमें प्रोटेक्ट किससे कर रहा है? फाइटिंग इन्फेक्शन, यानी जो इन्फेक्शन है उससे लड़ाई करता है। ठीक है। अब देखिए, आपने कई बार देखा होगा, हमारे कई बार थोड़ी छोटी मोटी चोट लग जाती है या छोटा मोटा कभी बुखार आ जाता है थोड़ा मोड़ा, तो क्या होता है वो कभी कभी अपने आप ठीक हो जाता है 1 या 2 दिन में। तो आपको क्या लगता है कि वो जो है ऐसे ही ठीक हो गया? एक्चुअली हमने जो खाना खाया उसके अंदर से जो न्यूट्रिएंट्स थे उन्होंने क्या किया, हमारे पास में हमें एनर्जी प्रदान की, और उस एनर्जी से हम उससे लड़े, उस बुखार से, और हमारे पास बुखार में खत्म, बुखार जो उतर गया, यानी खत्म हो गया, या हम ठीक हो गए। आपने एक चीज देखा होगा, कई लोग क्या होता है, हल्की सी बीमार होते हैं, इसके बाद वो खाना छोड़ देते हैं, बिल्कुल एकदम बिस्तर पे पड़े रहते हैं, तो आप देखना वो ज्यादा टाइम तक बीमार रहते हैं, यानी वो जल्दी से स्वस्थ नहीं हो पाते हैं। वहीं आप देखोगे कोई बच्चा थोड़ा बीमार है तो थोड़ी मोड़ी दवाई ली, इसके बाद भाग रहा है, दौड़ रहा है, पसीने में ओ दौड़ के आ गया 5 किलोमीटर, फिर आप देखेंगे उसको बुखार ऐसे ही उतर गया। तो मैं ये नहीं कह रहा कि मतलब आपको बुखार आए तो आपको ये काम करना है, मेरी बात को गलत तरीके से मत ले जाइएगा आप, कि फीवर में जाके डॉक्टर को नहीं दिखाना है, भाग दौड़ करना है, मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूं। नॉर्मली हमें फीवर आ जाता है कई बार हल्का फुल्का, तो कई बार हमारी नॉर्मल एक्टिविटी से उतर जाता है, बिना डॉक्टर को दिखाए, बिना कोई दवाई गोली लिए, हल्का फुल्का टेम्परेचर हुआ, छोटी मोटी कोई गोली ले लिया और उसके बाद खेल कूद किया और हमारा फीवर उतर गया। एक्चुअली उस बंदर सॉरी माफ कीजिएगा, उस बंदे के अंदर में जो इम्यूनिटी पावर है वो काफी ज्यादा है, यानी वो डाइट्स जो खाता है वो जो है अच्छी लेता है। तो ये सारी चीजें हमारे पास में प्रोटेक्शन का काम करती हैं। Even if a person does develop an infection or any other type of illness, food and the nutrients it contain facilitate rapid recovery. A person eating a poor diet would be much longer to recover. जैसे मैं समझा ही चुका हूं कि जो बंदा हल्का खाना खाता है, कंप्रोमाइज्ड खाना खाता है, उसकी बॉडी भी कंप्रोमाइज्ड ही होती है। कंप्रोमाइज्ड का मतलब होता है थोड़ी सी कमजोर, यानी कंप्रोमाइज्ड खाना का मतलब होता है बस भाई हमने रोटी खा ली रूखी सूखी, है ना, कुछ उसके साथ में कोई ढंग का सा सामान नहीं खाया, तो वो हम कंप्रोमाइज्ड डाइट बोलेंगे। और फिर जब कंप्रोमाइज्ड डाइट होगी तो बॉडी भी कंप्रोमाइज्ड ही होगी। आइए दोस्तों अगले पैराग्राफ पर नजर डालते हैं। हमने देखो प्रोटेक्टिव जो इसका फंक्शन था फूड का वो हमने पढ़ लिया कि हमें इन्फेक्शन से बचाता है, बात आ गई समझ में। अब रेगुलेटरी की बात करते हैं, दूसरे इसके पॉइंट की, रेगुलेटरी फंक्शन क्या है। देखिए दोस्तों, रेगुलेटरी में क्या है हमारे पास में, ये हो गया हमारे पास में रेगुलेटरी फंक्शन। तो रेगुलेटरी फंक्शन मेंशन अर्लियर रेफर्स टू द रोल ऑफ फूड इन कंट्रोलिंग बॉडी प्रोसेस। एज यू अवेयर सेवरल प्रोसेसेस टेक्स प्लेस इन बॉडी such as beating of heart, maintenance of body temperature and contraction of muscles. Each of process is control our body temperature, for example, is maintained 98.4 degree Fahrenheit and 37 degree centigrade. Similarly, the rate at which the heart beats is also maintained. It is achieved by certain specific nutrients. मेरी बात आपको आ गई दोस्तों समझ में? पूरा पैराग्राफ उम्मीद करता हूं आपको समझ में आया होगा, नहीं आया तो मैं आपको समझाने का प्रयास करता हूं। जो हमारी बॉडी के अंदर में जो रूटीन एक्टिविटीज कुछ होती रहती हैं, जैसे आपने देखा होगा एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग का टेम्परेचर जो होता है 98.4 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। ये क्यों मेंटेन रहता है? आपने देखा होगा बर्फ में जा रहे हैं तभी भी आप थर्मामीटर लगा कर देख रहे हैं तो टेम्परेचर 98.4 ही आ रहा है। आप कहीं गर्मी में घूम रहे हैं तभी भी आपका 98.4 ही आ रहा है। एक्चुअली इसको हम कोर टेम्परेचर बोलते हैं। तो कोर टेम्परेचर जो होता है हमारा वो हमेशा मेंटेन रहता है, और जो इसको मेंटेन रखता है वो हमारे न्यूट्रिएंट्स ही होते हैं। तो इसीलिए हमने इसको बोला है कि रेगुलेटरी फंक्शन, यानी रेगुलेट करता है, मेंटेन करके रखता है ये हमारी बॉडी के सिस्टम को। और क्या है नेक्स्ट पैराग्राफ में देखें, यू आर ऑल्सो प्रोबेबली अवेयर दैट सेवरल केमिकल रिएक्शंस टेक्स प्लेस इन बॉडी। सही है। With the aid of these chemical reactions, simple substances are used to build more complex ones. Similarly, complex ones are broken down into simple, यानी सिंपलर कंपोनेंट्स। आसान भाषा में समझते, देखिए हमारी बॉडी के अंदर में ना हर समय कुछ कुछ प्रोसेस चलती रहती है। ऐसे समझे आप, जैसे मान लीजिए हमारे पास में गेहूं है,
हमने गेहूं को तो डायरेक्ट नहीं खा सकते, उसका आटा बनता है, आटा बनने के बाद फिर रोटी बनती है। तो कहने का मतलब है कुछ ऐसी केमिकल प्रोसेस जिससे बड़े बड़े मॉलिक्यूल्स छोटे मॉलिक्यूलों में तब्दील हो जाते हैं और कुछ छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स फिर बड़े मॉलिक्यूल्स में तब्दील हो जाते हैं। मेरी बात आपको समझ में आ गई? तो उस प्रोसेस को हम बोलते हैं हमारे पास में मेटाबॉलिज्म। इसको एक्चुअली यहां पे नहीं दिया हुआ है, आगे यूनिट्स में मिलेगा तो मैं आपको समझाऊंगा। एक्चुअली उसको मेटाबॉलिज्म बोलते हैं। देखो ये हम एक एग्जांपल से समझते हैं। कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस है, मान लीजिए ये एक बड़ा कोई चीज है, यानी गेहूं है ये मानो, तो हमने पीस पीस के इसको पतला कर दिया, यानी छोटा छोटा कर दिया, यानी सिंपल सब्सटेंस में बदल दिया। कई बार क्या होता है, जैसे हमारा मान लो ये गेहूं है, ये आटा है, इसको हम आटा मान लेते हैं, फिर जो आटा है उसको फिर रोटी बनानी पड़ती है, यानी फिर उसको दूसरी फॉर्म में देना पड़ता है, कॉम्प्लेक्स में देना पड़ता है। मेरी बात आपको समझ में आ रही है? तो इस तरह के उसको जो है ये फंक्शंस हैं, ये सारे हमारे फूड के द्वारा ही मेंटेन किए जाते। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको फिजियोलॉजी का फंक्शन समझ में आया होगा। अब बात करते हैं हम सोशल फंक्शंस की, यानी खाना हमारे सामाजिक स्तर पर कैसे रोल प्ले करता है। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है। सोशल फंक्शंस क्या होते हैं? देखिए, फूड एंड ईटिंग हैज सिग्निफिकेंट सोशल मीनिंग, यानी मतलब जो खाना होता है और या हम खा रहे होते हैं किसी चीज को, वो सारी चीजें एक सामाजिक बहुत अहमियत रखती है। कैसे? आइए नजर डालते हैं। देखिए, शेयरिंग फूड विद एनी अदर पर्सन इंप्लाइज सोशल एक्सेप्टेंस। देखो बहुत इंपॉर्टेंट, यानी हम जब मान लीजिए हम क्या करते हैं, जब हम शेयर करते हैं किसी खाने को दूसरे सोसाइटी में, तो हम क्या करते हैं, उस बंदे को सबसे पहले सोशली एक्सेप्टेंस करते हैं कि भाई हाँ ठीक है, हम लोग खाना वगैरह साथ बैठ के खा रहे हैं। When you share a meal with anyone else, you are expressing your acceptance of friendship। मान लीजिए आप एक खाना खा रहे हैं, मान लीजिए मैं कुछ एक खाना खा रहा हूं, मैंने अपने साथी को ऑफर किया कि ले भाई तू भी खा ले इसमें से थोड़ा सा खाना, तो ये मेरी एक्चुअली फ्रेंडशिप को दर्शाता है कि मैं उस बंदे से अपनी मित्रता मानता हूं, तभी मैं उसको खाना ऑफर कर रहा हूं। बात समझ रहे हो? तो खाना ऐसे ही नहीं कि खाना महज खा लिया और हमको बस एनर्जी दे दिया और हम खा के सो गए और सुबह उठ गए, ऐसा नहीं है। खाने का हर एक जगह पर अपना अपना एक बहुत महत्वपूर्ण रोल है। तो ये क्या करता है हमारे पास में, व्हेन यू शेयर ए मील, जैसे मैंने आपको बताया, विद एनीवन एल्स, किसी दूसरे को देते हैं, यू आर एक्सप्रेसिंग योर एक्सेप्टेंस ऑफ फ्रेंडशिप। एंड उसके बाद हम क्या बात करते हैं, रेस्पेक्ट फॉर दैट पर्सन, यानी उस पर्सन की इज्जत को भी दर्शाता है कि हम उसको कितने रेस्पेक्ट के साथ दे रहे हैं। मान लीजिए आपका बॉस है या आपका कोई ऐसा साथी है कि भाई आपने उसको प्लेट में अच्छे से सजा के दिया, साहब ये खाना खा लो आप, तो वो आप खाना तो खिला ही रहे हैं, साथ साथ में आप उसको सम्मान भी दे रहे हैं कि आप उसको कितना रेस्पेक्ट करते हैं। अर्लियर ओनली पर्सन्स इंजॉइंग इक्वल स्टेटस इन सोसाइटी एट टुगेदर। कहने का मतलब है पहले क्या होता था, अगर हम बात करें तो ये बताता है कि भाई जो एक कैटेगरी के लोग होते हैं वो एक साथ एक मंच शेयर करते हैं। मान लीजिए आप एक समाज में रहते हैं, आप किसी एक, मैं ऐसे कास्टिज्म की बात नहीं करना चाहता हूं बट फिर भी मुझे थोड़ा बोलना पड़ सकता है, या फिर जैसे हमारा सोशल स्ट्रेटिफिकेशन होता है। सोशल स्ट्रेटिफिकेशन आप समझते हैं? नहीं समझते तो मैं बता देता हूं। सोशल स्ट्रेटिफिकेशन होता है कि हमारे समाज बटा हुआ है, हर एक इसमें बटा हुआ है, ग्रुप में कह दूं, कास्ट के बेस पे बटा हुआ है, अमीरी गरीबी के बेस पे बटा हुआ, हर तरह हमारा समाज बटा हुआ। आप ये नहीं कह सकते कि हम बटे हुए नहीं हैं। जैसे आप कहेंगे भाई मैं ब्राह्मण हूं, कोई कहेगा मैं क्षत्रिय हूं, कोई कहेगा मैं वैश्य हूं, कोई कहेगा मैं शूद्र हूं, तो बटा ना समाज। फिर पैसे के हिसाब से देख लो, कोई बोलेगा भाई मैं तो करोड़पति हूं, कोई बोलेगा तो भाई मेरे पास तो खाने के लिए भी जो है अनाज नहीं है। तो उन दोनों को एक जैसा स्टेटस तो आप नहीं कह सकते, सोशली अलग अलग स्टेटस होगा। तो जो आप खाने के लिए किसी को ऑफर करते हो तो ये चीज दर्शाता है कि वो आपके स्टेटस का है, यानी जो आपके साथ मंच शेयर कर रहा है। मेरी बात आप समझ रहे हैं? यानी टेबल शेयर कर रहा है, मंच शब्द करेक्ट नहीं होगा, टेबल शब्द करेक्ट होगा, कि जो आपके साथ में टेबल को शेयर कर रहा है तो वो उसके आपके स्टेटस को दर्शाता है कि आप दोनों एक ही स्टेटस के हैं। ए पर्सन वुड नेवर शेयर ए मील विद समवन इनफीरियर टू हिम इन सोशल टर्म, यानी एक आदमी
बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, उसके साथ बैठ के खाना पसंद नहीं करेगा जो सामाजिक स्तर में उससे कम हो। जैसे मान लीजिए आप किसी संस्था में काम करते हैं, मान लीजिए वहां पे कुछ अधिकारी हैं, तो आप अधिकारी के साथ बैठकर खाना नहीं खा सकते, एक टेबल पर आप दोनों बैठ के खाना नहीं खा सकते। माना किसी अकेजन में कहीं एक किसी पार्टी में आपने खा लिया, वो डिफरेंट है। नॉर्मली आप जब फ्रेंडशिप की तरह रहेंगे, नॉर्मल बिहेवियर में आप उनके साथ में नहीं ऐसा बर्ताव कर सकते, क्योंकि आपका और उनका स्टेटस अलग अलग है। तो ये हमें ये सारी चीजें दर्शाता है। ये हमारे पास में खाने का सोशल फंक्शन। आइए और नजर डालते हैं। देखिए, फूड इज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ फेस्टिविटी, बहुत इंपॉर्टेंट है। फेस्टिविटी मतलब त्योहार। अब आप कहेंगे त्योहार में खाने का क्या लेना देना? लेना देना है। देखिए, फेस्टिवल सच एज क्या? दिवाली, दशहरा, पोंगल, ओनम, लोहरी, होली, क्रिसमस, ईद आर सेलिब्रेटेड बाय हैविंग स्पेशल एंड प्रिस्क्राइब्ड मेन्यूज। यानी मतलब हर त्योहार पर एक पर्टिकुलर खाना बनेगा, ऐसा जो है सब लोग फॉलो करते हैं हमारे समाज में। अब हम क्या टॉपिक पढ़ रहे हैं ये याद रखना, सोशल फंक्शन पढ़ रहे हैं, यानी हम जितनी बार भी बातें करेंगे अब हमारी हर बात खाने की समाज से जुड़ी हुई होगी। मान लीजिए दिवाली है, दिवाली पे आपने देखा होगा खील बतासे हाथी घोड़ा आते हैं घर में। क्यों भाई? दशहरा पे तो आप नहीं लाते, पोंगल पे तो आप नहीं करते ऐसा, ओणम पे भी नहीं करते, लोहरी होली पे आप सभी नहीं करते। तो बटा हुआ है कि नहीं खाना? आप ये नहीं कह सकते कि नहीं खाना बटा हुआ नहीं है। फेस्टिविटी के हिसाब से हर त्योहार पर एक पर्टिकुलर खाना बनेगा, ऐसा हमारा समाज मांगता है, समाज की डिमांड है और समाज का चलन है, जो हम शुरू से फॉलो कर रहे हैं, आगे भी फॉलो करते रहेंगे। तो इन ऑल दीज केसेस फूड सर्व्स द फंक्शंस ऑफ ब्रिंगिंग पीपल टुगेदर। कहने का मतलब है ये एक भाईचारे को भी दर्शाता है। फंक्शंस ऑफ जो ब्रिंगिंग पीपल टुगेदर मतलब आप देखो, अगर आपने मान लो खील बतासे, मैं खील बतासे की बात कर लेता हूं जो दिवाली पे, अगर आप नॉर्थ इससे हैं, नॉर्थ इंडिया से हैं, तो आप मेरी भाषा को बहुत आसानी से समझेंगे। अगर आप किसी और स्टेट से के लोग हैं और देख रहे हैं तो समझने में आपको शायद हो सकता थोड़ी डिफिकल्टी हो जाए। एग्जाम्पल को हम सेम रखते हैं। मान लीजिए आपने खील बतासे लिए और खील बतासे को आप अपने अपने पड़ोस में बांटने चले गए, इधर उधर बांटने चले गए, चाचा ताऊओं में बांटने चले गए, तो वहां एक्चुअली उस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फूड से आपका जो भाईचारा है और मित्रता है वो ज्यादा गहरी हो जाती है। खाना महज खाना नहीं है दोस्त, खाने के साथ में बहुत सारी चीजें समाज की जुड़ी हुई हैं। आइए दोस्तों अगले पैराग्राफ पर नजर डालते हैं। फूड ऑल्सो हैज ए स्पेसिफिक सिग्निफिकेंस मीनिंग इन रिलीजियस कॉन्टेस्ट। यहां क्या कहता है देखो, रिलीजियस यानी धार्मिक है। खाना धर्म के हिसाब से भी बटा हुआ है। भाई आप कहेंगे धर्म के हिसाब से कैसे बटा हुआ है? आइए एग्जाम्पल के तौर पे समझते हैं। सर्टेन फूड आइटम सच एज फ्रूट्स, देखिए जैसे फ्रूट्स हो गए, स्वीट्स हो गई, मिठाइयां हो गई, कोकोनट्स हो गए, आर ऑफर्ड टू डिटी इन टेम्पल्स। आपने देखो जब आप मंदिर जाते हैं तो आपने ऐसा देखा है कि आप मान लो भाई रोटी ले जा रहे हैं जी घर से, देवी को या किसी मंदिर पे हमने रोटी चढ़ानी है, तो आप रोटी तो नहीं चढ़ाते। क्यों भाई? भाई मैं किसी धर्म के खिलाफ नहीं बोल रहा हूं, प्लीज इस चीज को आप समझना, मैं आपको समझाने के मकसद से बोल रहा हूं। मान लीजिए आप कहीं धर्म स्थल पे जाते हैं तो आप तो रोटी नहीं लेके जाते, आप तो सब्जी बनाकर नहीं लेके जाते कि भाई लो जी मैं तो आलू की सब्जी बना के ले जाता हूं या कोई गोभी या पनीर की सब्जी ले जाता हूं, मुझे तो मंदिर पे जा रहा हूं या कहीं मस्जिद पे जा रहा हूं या चर्च पे जा रहा हूं या गुरुद्वारे पे जा रहा हूं, मेरा धर्म से लेना देना नहीं है, मेरा मकसद है सिर्फ आपको समझाने से। तो आप ऐसा तो नहीं करते हैं, तो फिर आप एक्चुअली होता क्या है, ये लाइन कहां से आ गई भाई, इसको मिटा देता हूं एक बार। अच्छा टॉपिक पे वापस आते हैं। तो वहां पे क्या होता है एक्चुअली, वहां पे आप देखते होंगे आप फ्रूट खरीदते हैं, भाई कोई फल लेते हैं देवी देवता के लिए, स्वीट्स मिठाई ले लेते हैं, कोकोनट नारियल वगैरह आप लेते हैं। आपने देखा होगा कि भाई मैं वैष्णो देवी जा रहा हूं मान लीजिए, तो आपने नारियल ले लिया या फिर आपने कोई मिठाई ले लिया कहीं भी किसी भी मंदिर स्थल के लिए, तीर्थ स्थल के लिए। तो ये बटा हुआ है दोस्तों रिलीजियस के हिसाब से। आइए आगे नजर डालते हैं। ऑफन स्वीट्स आर prepared at temple
ground gurudwaras and distributed to devotees as benediction और प्रसाद। मतलब कहने का ये क्या है, ये बांटा भी जाता है। आपने देखा होगा आशीर्वाद के तौर पे, प्रसाद के तौर पे, भाई बाबा के पैर लिए, बाबा ने आपको खुशी से आशीर्वाद के तौर पे अपना क्या दे दिया, कोई एक नारियल उठा के दे दिया, कोई एक सेब दे दिया, या कोई एक ऐसा सामान दे दिया आपको, तो उसको हम ये कह सकते हैं कि खाना है। ये नहीं करेगा बाबा कि आपने बाबा के पैर लिए, बाबा ने आपको 2 रोटी दे दी। क्यों भाई, एक्चुअली खाना बटा हुआ है। उम्मीद करता हूं आपको मेरी बात अच्छी तरह से समझ में आई होगी। यानी जो फूड है, पर्टिकुलर फूड पर्टिकुलर जगह पर ही चलेगा। ऐसा नहीं है कि कोई भी खाना कहीं भी चलेगा, ऐसा नहीं है। मेरा समझाने का मतलब इतना है। फर्दर, पीपल ऑफ ए गिवन रिलीजियस कम्युनिटी शेयर ए कॉमन ईटिंग पैटर्न। दिस इज बिकॉज रिलीजियस texts and practices strongly recommended some foods while rejecting others food, thus become an integral part of social and religious life of people। मेरे कहने का मतलब है, ये बात आपको समझ में आ गई ना, जो मैंने इतनी देर से आपको बोला था वो यही है इन बातों का मतलब। आइए दोस्तों अगले टॉपिक पर नजर डालते हैं, साइकोलॉजिकल फंक्शन। यानी मतलब साइकोलॉजी मतलब होता है मानसिक, अगर बात करें मानसिक यानी दिमागी तौर से जो बात होती है। यानी अब आप कहेंगे यार ये खाने का दिमाग से क्या लेना देना है, क्या जो है खाने में भी कोई वो है, समझाते हैं आपको। देखिए, वी ऑल हैव इमोशंस नीड सच एज नीड फॉर सिक्योरिटी, लव एंड अटेंशन। फूड इज वन वे थ्रू विच these needs are satisfied. When a mother prepares her child's favorite dish, the child recognizes the fact that she loves him enough to remember his likes and dislikes। कहने का मतलब है जो खाना होता है, अब आप छोटे बच्चे को आप ऑफर करते हैं, मान लीजिए एक बच्चे की माँ है, छोटे बच्चे को ऑफर करती हैं कि भाई आप ये खा लो, मान लो रोटी खा लो, एक बात बोल रहा हूं, बच्चा नहीं खाता है रोटी, बच्चा खाता है मान लीजिए दलिया, सेरेलैक खाता है, या कोई दूसरी केलॉस खाता है, कोई एक ऐसा आइटम खाता है, सॉरी, जिसकी वजह से जो है बच्चा खुश रहता है। तो उसकी मां को एक्चुअली पता होता है कि बच्चे को क्या खाना है। तो बच्चे का जो मानसिक, जो बच्चे का दिमाग की तौर से यानी साइकोलॉजिकल जो अटेंशन है, वो पता है उसको कि मेरी मां को पता है कि मुझे क्या पसंद है। चाहे बच्चा बोलता हो या ना बोलता हो, या बच्चा बहुत छोटा हो, वो भी समझता है कि मेरी मां खिला रही है तो मेरी पसंद का ही खिला रही होगी, क्योंकि उसको पता है। और बड़ा होता तो डेफिनेटली उसको पता होता है। तो ये जो सारी चीजें हैं ये भी उससे जुड़ी हुई हैं, किससे, साइकोलॉजिकल फंक्शन से। आइए अगले पैराग्राफ पर नजर डालते हैं। फूड इज ऑल्सो क्लोजली एलाइड टू आवर इमोशंस। ये हमारी इमोशंस से भी जुड़ा हुआ है। कैसे, आपने देखा होगा भाई, आप जो खाना होता है उसको एज ए रिवार्ड भी ऑफर किया जाता है, सर्व किया जाता है। कैसे, आप बोलेंगे कि भाई अगर तुम 10th में 80% से ऊपर मार्क्स लाए तो भाई तुम्हें बाहर होटल में खाने लेके चलूंगा मैं, ऐसा माँ बाप बोल दिया। एक बात बोल रहा हूं बच्चे के लिए, तो हुआ ना रिवार्ड्स, कि भाई आपने बोला कि भाई अच्छा लाएगा तो आपको ये खाने को मिलेगा। तो खाना मतलब ये नहीं सिर्फ खाना ही है, खाना एक रिवार्ड की तरह भी इस्तेमाल किया जाता है। तो बच्चा क्या करेगा, दिन रात मेहनत करेगा, अच्छे से पढ़ाई लिखाई करेगा। तो हुआ ना बच्चे का जो साइकोलॉजी से कनेक्शन खाने का, कि भाई अगर मैं अच्छा लाऊंगा तो मैं बाहर खाने जाऊंगा। तो इस तरह से ये हम देखते हैं। कई बार माँ क्या करती है, बच्चे को बोल देती है कि अगर भाई तुम अपने स्कूल का काम कर लोगे या ये करोगे वो करोगे तो मैं आपको एक जो है मिठाई खरीद के दे दूंगी, या फिर मैं आपके लिए एक आइसक्रीम दे दूंगी। तो इस तरह से जिससे बच्चे पढ़ाई पर और जो ये सारी चीजें उस पर अपना ध्यान लगाते हैं। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको ये बात समझ में आई होगी। आगे नजर डालते हैं। इन दिस मैनर दैट पर्टिकुलर फूड आइटम एवोक्स प्लीजेंट फीलिंग इन द माइंड ऑफ चाइल्ड। यानी इनसे बच्चे को क्या होता है, बड़ी संतुष्टि मिलती है, बड़ी राहत महसूस होती है कि भाई मेरे को मम्मी ने आइसक्रीम दिला दी, या मैं अच्छा जो है स्कूल में टेस्ट किया था और मुझे अच्छे मार्क्स मिलने की वजह से मैं आज आइसक्रीम खाऊंगा। और इवन यहां तक कई बार आपने देखा होगा, पेशेंट जो होता है, मरीज जो होता है, यानी जो सिकनेस होती है यानी बीमारी जिसको हो जाती है, उसको मान लो ऐसे लगेगा कि भाई मैं मान लो खिचड़ी खाने से ठीक होऊंगा। यानी एक राइस दाल का क्या होता है, एक कॉम्बिनेशन होता है। खिचड़ी, खिचड़ी तो सब लोगों ने खाई होगी।
तो जो खिचड़ी होती है उसको लगेगा कि मुझे अगर पेट में दर्द है या पेट में या कहीं पेट में कहीं भी, कि मैं खिचड़ी खाऊंगा तो ही ठीक होऊंगा, यानी मैं रोटी नहीं खा सकता, चाहे उस बीमारी का उस चीज से लेना देना हो या ना हो, फिर भी वो यही सोच के चलेगा कि मैं खिचड़ी खाने से ही ठीक होऊंगा। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको ये फंक्शन समझ में आ गया होगा। अब हम पढ़ेंगे न्यूट्रिशन को, कि न्यूट्रिशन किसे कहते हैं। एक्चुअली हम लोगों ने पहले पढ़ा हुआ है, जो हमने अभी फूड का टॉपिक कवर किया है उसमें हमने पढ़ा है कि न्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं। एक्चुअली जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं खाने के अंदर में, वही जो एनर्जी प्रदान करते हैं शरीर को, उसी को हम न्यूट्रिशन बोलते हैं, यानी पोषण उसी को बोला जाता है। आइए अब हम नजर डालते हैं न्यूट्रिएंट्स पे। एक्चुअली न्यूट्रिएंट्स क्या है हमने अच्छी तरह से जाना, अब हम जानेंगे एक्शन, इंटरेक्शन एंड बैलेंस किसे कहते हैं। किसका? न्यूट्रिएंट्स का। देखिए यहां मैंने एक्शन, इंटरेक्शन और बैलेंस तीनों जो आप स्क्रीन पे देख रहे हैं इनको थोड़ा सा हाईलाइट कर दिया है। एक्चुअली एक्शन क्या होता है, देखिए हम सभी जानते हैं कि बोन को बनाने के लिए मान लीजिए कैल्शियम और फास्फोरस की आवश्यकता होती है, ये बात तो हम सबको पता है ना। तो कैल्शियम का काम क्या है? हड्डी को बनाना, यानी बोन को बनाना। तो ये क्या होगा? ये कैल्शियम का एक्शन हो गया। एक्चुअली ये कैल्शियम का एक्शन है। अच्छा, अब हम दूसरे पॉइंट पर नजर डालते हैं, इंटरेक्शन क्या होता है। टू रिटर्न टू अर्लियर एग्जाम्पल, बोन्स एंड टीथ also contains another minerals, phosphorus. Both calcium and phosphorus must be supplied to the body in required amounts and proportions to ensure the normal growth of bones and teeth. This means the normal growth of bones and teeth are maintenance of their normal structure and function requires an interaction between these two nutrients. कहने का मतलब है भाई मान लीजिए ये एक्चुअली 2:1 की रेशो में चाहिए होता है। ये मैं आपका लिए बता देता हूं, इस बुक में भी नहीं दे रखा है, आपको बाद में आएगा, बुक में नहीं आएगा तो आप नोट डाउन कर सकते हैं। 2:1 यानी मान लो 2 पार्ट्स। एक एग्जांपल बहुत सादा, अगर मान लो 2 किलो आपको कैल्शियम चाहिए तो 1 किलो फास्फोरस चाहिए, तो आपकी हड्डी बन के तैयार हो गई, यानी 2:1। बात आपको समझ में आ गई। तो अगर इनका रेशियो सही नहीं है या एक दूसरे के लिए जितनी मात्रा चाहिए उतना सही नहीं है, तो इनका इंटरेक्शन आपस में नहीं होगा और जो बोन है उसकी फॉर्मेशन अच्छे से नहीं होगी। ये है हमारे पास में इंटरेक्शन का मतलब। बैलेंस सेम, द कंसेप्ट ऑफ बैलेंस इज ऑल्सो एक्सप्लेन्ड बाय टेकिंग एग्जांपल ऑफ कैल्शियम एंड फास्फोरस। सेम एग्जांपल को इन्होंने कंटिन्यू किया तीनों में, कि अगर डाइट के अंदर में मान लीजिए फास्फोरस जैसे मैंने बताया 2:1 में चाहिए, अगर मान लो फास्फोरस ज्यादा ले लिया तो बोन आपकी ऑस्टियोपोरोसिस बोल दूं, मतलब क्या होगा? खराब बोन बनेगी, मतलब ऐसे घुनी घुनी सी बोन बनेगी, बढ़िया वाली बोन नहीं बनेगी अगर एग्जैक्ट रेशो नहीं है। तो इसलिए जो भी हमें डाइट में लेना है तो हमें देखना है कि हमें दूध ज्यादा पीना है या क्या खाना है या नहीं पीना है। ये सब बात तो हम बाद में अगले ब्लॉक में करेंगे, अगली यूनिट में समझने का प्रयास करेंगे। अभी हम इतना ही समझते हैं कि दोनों की मात्रा जो है हमें बराबर होनी चाहिए, जितनी हमें चाहिए। अगर करेक्ट प्रमोशन नहीं है, करेक्ट प्रोपोर्शंस नहीं है जितना चाहिए, तो हमारे पास में बैलेंस मेंटेन नहीं होगा। आइए दोस्तों, एक्शन, इंटरेक्शन और बैलेंस के अतिरिक्त इसमें 2 वर्ड्स और दे रखे हैं जिन पे मैं आपकी नजर डाल देता हूं, मैक्रोन्यूट्रिएंट्स एंड माइक्रोन्यूट्रिएंट्स। यानी मैक्रोन्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं? वो न्यूट्रिएंट्स जिनकी आवश्यकता बॉडी को ज्यादा चाहिए होता है उनको हम बोलते हैं मैक्रोन्यूट्रिएंट्स, और जिनकी मात्रा हमारे पास कम होती है यानी जिनकी जरूरत कम होती है उनको हम बोलते हैं माइक्रोन्यूट्रिएंट्स। आगे बात करेंगे अगली यूनिट में मैक्रोन्यूट्रिएंट्स कौन कौन से हैं एंड माइक्रोन्यूट्रिएंट्स क्या क्या हैं। अभी हम उतना ही समझते हैं जितना इस यूनिट में दिया हुआ है। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको यह बात समझ में आ गई होगी। आइए दोस्तों अब बात करते हैं हैंडलिंग ऑफ फूड एंड न्यूट्रिएंट्स बाय द बॉडी। हैंडलिंग, आपने देखो हैंडलिंग मतलब होता कैसे उसको हैंडल करना, किसको? फूड को एंड न्यूट्रिएंट्स को, किसके द्वारा? बॉडी के द्वारा। यानी हमारी बॉडी जो खाना है
और खाने के अंदर में जो न्यूट्रिएंट्स है उसको हैंडल कैसे करती है, यानी कैसे उसको पचाती है। बहुत कोई इसमें डीप में नहीं दे रखा है एक्चुअली। आप सोचें कि बहुत ज़्यादा डीप स्टडी है, ये बहुत ज़्यादा डीप नहीं है, और ना मैं आपको बहुत ज़्यादा डीप पढ़ाना चाहूँगा, क्योंकि जो उतना ही पढ़ाऊँगा जितना हमारे सिलेबस में है और जितना हमें चाहिए, वही हमारे एग्जाम में आएगा इस बुक में से। तो ज़्यादा भी हमें मूड मारने की जरूरत नहीं है कि हम बहुत ज़्यादा डीप स्टडी करें। आइए दोस्तों नज़र डालते हैं हैंडलिंग ऑफ फूड एंड न्यूट्रिएंट्स बाय द बॉडी, यानी मतलब हाउ डज द बॉडी हैंडल फूड, यानी फूड को कैसे हैंडल करती है। देखिए, वी टेक इन फूड थ्रू आवर माउथ, यानी ये बात तो हम सब जानते हैं कि जो खाना होता है वो हम मुंह से खाते हैं, भाई ये बात तो करेक्ट है। वेयर इट इज च्यूड एंड देन स्वेलोड, जहां पे हम खाने को चबाते हैं और निगल लेते हैं, ये फूड की प्रोसेस है। इट देन passes down into stomach and thereafter into along coiled tube like structure called intestine, मतलब इसके बाद खाना पेट में जाता है, उसके आगे पेट से नीचे क्या होता है, एक कोइल्ड ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होती है, यानी घुमावदार एक आंत होती है। आंत सबने देखी होगी, नहीं देखी होगी तो आप गूगल सर्च कर लेना। एक्चुअली उसको हम इंटेस्टाइन बोलते हैं, यानी छोटी आंत होती है। इसके बाद हमारी बड़ी आंत होती है और फिर रेक्टम होता है। देखिए, सिंस आर बॉडी कैन नॉट यूटिलाइज फूड एज सच, यानी हमारी बॉडी, जैसे मान लो मैंने रोटी खाई, 2 रोटी खा ली, तो मेरी 2 रोटी एज सच ही मेरे शरीर के अंदर नहीं चली जाएंगी, पहले मुझे उसको चबा के थोड़ा करना पड़ेगा, यानी छोटा करना पड़ेगा, और उसके बाद में उसको जो है एक पर्टिकुलर शेप में बदलना पड़ेगा। शेप कह दूं या फिर मैं उसको कह दूं एक बोलस टाइप में बनना पड़ेगा, जो धीरे धीरे जो है केमिकल्स रिएक्शन से एंजाइम्स वगैरह मिक्स हो के उसको एकदम गला देंगे, सड़ा देंगे, इसके बाद वो मेरी बॉडी उसको यूटिलाइज कर सकती है। तो बात करते हैं हम, सिंस आर बॉडी कैन नॉट यूटिलाइज फूड एज सच, इट अल्टर्स इट्स नेचर एंड कन्वर्ट्स इट इनटू यूटिलाइजेबल फॉर्म बाय मैनी स्पेसिफिक एक्शंस, यानी कई स्पेसिफिक एक्शंस के द्वारा बॉडी जो है उसको यूटिलाइज के लाइक बनाती है। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड डाइजेशन, यानी इसको हम पाचन बोलते हैं, इस प्रोसेस को हम पाचन बोलते हैं। वंस डाइजेशन इज कंप्लीट, यानी एक बार डाइजेशन कंप्लीट हो गया, सेवरल न्यूट्रिएंट्स आर अवेलेबल टू आवर बॉडी इन फॉर्म इन विच बॉडी कैन यूज देम फर्दर, यानी एक बार जब डाइजेशन कंप्लीट होने के बाद में खाना क्या हो जाता है, हमारी ऐसी फॉर्म में आ जाता है कि जिसको हम आसानी से पचा सकते हैं। द प्रोसेस बाय विच न्यूट्रिएंट्स मूव फ्रॉम इंटेस्टाइन इनटू ब्लड रेफर टू एज एब्जॉर्प्शन। एब्जॉर्प्शन मतलब होता है सोखना, यानी जो हमारे आंत हैं उसके अंदर में जो खाना है उसमें से जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो सोख करके ब्लड में चले जाते हैं, यानी ब्लड के अंदर मिक्स हो जाते हैं। उस प्रोसेस को, यानी द ट्रांसफर ऑफ nutrients from small intestine to blood, that is called absorption as per this book। और क्या बोलते हैं इस टॉपिक के लिए, the blood then transports them to all the cells of body where they are utilized for different functions, मतलब वहां से फिर ब्लड क्या करता है, जितने भी न्यूट्रिएंट्स हैं उन सबको पूरी बॉडी में लेके जाता है और हर एक सेल को प्रोवाइड करता है। क्योंकि ये बात सबको पता होना चाहिए कि जो ब्लड होता है वो हर समय घूमता रहता है शरीर के अंदर में। ऐसा ना सोचें आप कि ब्लड हमारा रुका हुआ है, यानी जो हाथ का ब्लड है वो वहीं पर रुका हुआ है, बैठा हुआ है, ऐसा नहीं है, वो हर समय घूम रहा है बहुत तेजी से पूरे शरीर में। तो जो हमारे न्यूट्रिएंट्स ब्लड के अंदर मिक्स हुए वो पूरे के पूरे थोड़ी ही देर में पूरे शरीर के अंदर पहुंच जाते हैं और अपना कार्य करते हैं, यानी एनर्जी प्रदान करते हैं। देखो यहां आप डायग्राम में देख सकते हैं एक्शंस ऑफ न्यूट्रिएंट्स। सप्लाई ऑफ एनर्जी, यानी एनर्जी देते हैं हमारे पास में। मेंटेनेंस ऑफ ग्रोथ, ग्रोथ में मदद करते हैं। प्रोटेक्शन अगेंस्ट डिजीज, यानी बीमारी से बचाते हैं। रेगुलेशन ऑफ बॉडी प्रोसेसेस, यानी जो नॉर्मल प्रोसेस है उसमें मदद करते हैं। देखो अगले एग्जांपल से हम समझते हैं डेफिनेशन ऑफ न्यूट्रिएंट्स। देखिए इंटरेक्शन ऑफ न्यूट्रिएंट्स, हेल्दी स्ट्रॉन्ग बोन ये हो गई, कैल्शियम और फास्फोरस की मदद से ये बनी हुई है। तो इस तरह से हम जो है इसको समझने का प्रयास करेंगे।
ये एक जो पेड़ टाइप में दिखा रखा है, इसके नीचे देखो आप, कार्बोहाइड्रेट है, प्रोटीन है, फैट है, विटामिन है, मिनरल्स है एंड वाटर है। ये सब अगर बॉडी को मिलते हैं तो हमारा शरीर गुड हेल्थ हमको प्राप्त होती है। आइए दोस्तों आगे हम नजर डालते हैं। ऑल द सब्सटेंस इन ब्लड यानी इन फूड सॉरी विच बॉडी कैन नॉट एब्जॉर्ब आर थ्रोन आउट एज फीसिस। मतलब कहने का है ये होती है लेट्रिन यानी मल। जो सामान हमारे शरीर को चाहिए था वो खाने से बाहर हो गया, यानी खाने से न्यूट्रिएंट्स चाहिए थे वो ले लिए शरीर ने, और जो भी उसमें काम का सामान था वो तो एब्जॉर्ब हो गया, जैसे हमने पढ़ा ऊपर एब्जॉर्प्शन। अब जो बच गया लास्ट में वो हमारा मल के रूप में शरीर से बाहर निकल जाता है, तो तब जाकर के हमारी ये प्रोसेस कंप्लीट हो पाती है। यानी अब हमने क्या पढ़ा है इसमें, हैंडलिंग ऑफ फूड एंड न्यूट्रिएंट्स। देखो हैंडलिंग ऑफ फूड एंड न्यूट्रिएंट्स बाय द बॉडी, ये हमने इस तरह से जाना है। आइए अब हम बात करते हैं अगले टॉपिक की, सोशल साइकोलॉजिकल इकोनॉमिक एस्पेक्ट्स ऑफ न्यूट्रिएंट्स। मतलब सामाजिक, मानसिक एंड आर्थिक एस्पेक्ट्स क्या हैं न्यूट्रिशन के, इनको हम आसान भाषा में समझने का प्रयास कर रहे हैं। सबसे पहले हम नजर डालते हैं सोशल एस्पेक्ट्स पे कि भाई खाने का सोशल एस्पेक्ट्स क्या है। देखिए इट इज सेड दैट सात्विक फूड, देखो एक होता है हमारे पास 3 तरह का खाना होता है समाज के हिसाब से। कौन सा? सात्विक फूड, आपने खूब अच्छे से सुना होगा। एक होता है राजसिक फूड, ये भी आपने सुना होगा। तीसरा होता है हमारे पास में तामसिक फूड। देखिए सात्विक फूड में क्या आता है हमारे पास में, सात्विक फूड में हमारे पास आता, बोलते ना जैसे संत महात्मा बहुत शुद्ध विचारों वाला खाता है। क्या क्या खाता है वो? दूध, मिल्क प्रोडक्ट, है ना, और बिल्कुल साधारण अंडा, मांस, मछली कुछ नहीं खाना, बस भजन ध्यान टाइप का आदमी जो होता है वो खाता है सात्विक फूड। इसको खाने के बाद में ऐसा मानते हैं अच्छे विचार होते हैं आदमी के अंदर में, जो इंटेलेक्चुअल कैपेसिटी है वो आदमी की अच्छी होती है, क्रिएटिविटी वो भी अच्छी होती है, एनर्जी एंड चीयरफुलनेस यानी आदमी खुश रहता है। कहने का मतलब है जो आदमी सात्विक खाना खाता है वो बहुत अच्छा होता है, ऐसा मानते हैं, अच्छे विचार आते हैं उसके दिमाग में। अब बात करते हैं राजसिक फूड की। राजसिक फूड में क्या आता है? राजसिक फूड में हो गया आपके पास में मिर्च, मसाले, तेल का तला सामान, ये जब सामान है चटपटा, है ना, ये सब आता है राजसिक फूड में। और इसके बाद हो गया हमारे पास में तामसिक फूड। तामसिक फूड एक्चुअली क्या होता है? तामसिक फूड में आता है हमारे पास में फिशेस, मछलियां, एग्स, अंडे, मीट। इसको एक्चुअली खाने को सही नहीं माना गया है, ऐसा मानते हैं कि ये हमें खाना नहीं खाना चाहिए। इसको खाने के बाद में हमारे दिमाग में अच्छी सोच और अच्छे विचार नहीं होते, इसलिए इसको तामसिक फूड माना गया है। आइए दोस्तों अब बात करते हैं हम साइकोलॉजी ऑफ ईटिंग, यानी खाने की साइकोलॉजी से क्या लेना देना है। हाउ डज ए पर्सन रिएक्ट टू फूड, यानी एक पर्सन खाने के से कैसे रिएक्ट कर सकता है, यानी उसकी साइकोलॉजी क्या है खाने को लेकर के। व्हाट इज द साइकोलॉजिकल फैक्टर्स इन्फ्लुएंस आर ईटिंग पैटर्न, यानी हमारे ईटिंग पैटर्न को हमारी साइकोलॉजी कैसे प्रभावित कर सकती है, ये हम समझेंगे। एक एग्जाम्पल से हम समझते हैं। एग्जाम्पल 1 देखिए, हमारे पास में मिन्नी करके एक लेडीज है। मिन्नी इज हाउसवाइफ, मिन्नी एक घरेलू महिला है, गृहिणी है, मतलब शी गिव्स हर होल फैमिली विटामिन टैबलेट्स बिकॉज शी थिंक्स कि दिस विल कीप देम हेल्दी एंड फुल ऑफ एनर्जी। कहने का मतलब है ये मिन्नी एक हाउसवाइफ है जो अपने पूरे परिवार को क्या करती है, विटामिन की टैबलेट देती है ना, कि भाई मेरा परिवार एकदम स्वस्थ रहेगा, एकदम कुशल मंगल रहेगा, सबको एनर्जी प्रदान होगी। वहीं उसकी फ्रेंड, यानी हर फ्रेंड, उसकी फ्रेंड बताती है उसको, क्या कहती है कि जो इसको विटामिन की टैबलेट दे रही हो, इसको तो आप दूसरे खाने से ले सकते हो। बट वो नहीं, इस चीज को नहीं मानती, वो बोलती है नहीं, ये मुझे जो है इस टैबलेट से ही प्राप्त होगी। शी नीड टू
she needs no vitamin tablets because the same vitamins can be supplied by ordinary food consumed। यानी आप साधारण सा खाना खाओगे, मान लो कोई एक आप विटामिन ले रहे हो कि बोला भाई आप अगर ये सामान खाओगे तो आपको यहाँ से ये विटामिन मिल जाएगी, पर नहीं, बोला मुझे तो टैबलेट ही लेना है। तो ये सारी चीजें हमारे साइकोलॉजी से जुड़ जाती हैं। आइए दोस्तों अब बात करते हैं इकोनॉमी ऑफ फूड की, यानी इकोनॉमिक्स से क्या लेना देना है खाने से। एक्चुअली खाने का क्या होता है, ऐसे तो हम सभी जानते हैं कि खाना भारत में पर्याप्त है, फिर भी जो स्टारवेशन है भारत में वो बहुत ज्यादा है, यानी भूखमरी जो है भारत में बहुत ज्यादा है। देखिए, फूड कॉस्ट मनी, इट मस्ट बी विद इन द रीच ऑफ पीपल एंड इट मस्ट बी इक्विटेबली डिस्ट्रीब्यूटेड टू ऑल सेक्शंस ऑफ द पॉपुलेशन। कहने का मतलब है इसमें हमें यह बताया गया है इस पैराग्राफ के अंदर में कि भाई हमारे देश में सब कुछ होते हुए भी, भारत एक कृषि प्रधान देश है, एग्रीकल्चर प्रोडक्शन बहुत ज्यादा है भारत में, कंसिस्टेंटली क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, लगातार बढ़ रहा है, फिर भी हमारे पास में सब लोगों तक खाना नहीं पहुंच पा रहा है। एक्चुअली ये हमारे पास में वेस्टेज एंड पुअर मैनेजमेंट रिस्पॉन्सिबल है। तो इसलिए इसको हम बोलते हैं इकोनॉमिक्स ऑफ फूड। आइए दोस्तों अब हम नजर डालते हैं कंसेप्ट ऑफ हेल्थ पे, यानी हेल्थ का खाने से क्या लेना देना है। क्या ऐसा है कि अगर हम स्वस्थ नहीं हैं यानी तो हमें क्या कोई खाने पे फर्क पड़ता है, या खाना कमजोर है तो स्वस्थ पे फर्क पड़ता है, इस पे हम नजर डालते हैं। आइए देखिए, लेट अस कंसीडर द डेफिनेशन ऑफ हेल्थ प्रपोज्ड बाय वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, यानी WHO के द्वारा दी गई डेफिनेशन क्या कहती है। देखिए, हेल्थ इज ए स्टेट ऑफ कंप्लीट फिजिकल, मेंटल एंड सोशल वेलबींग एंड नॉट मियरली द एब्सेंस ऑफ डिजीज एंड और इनफर्मिटी। कहने का मतलब है हम स्वस्थ आदमी उसी को नहीं बोल सकते कि जिसको बीमारी नहीं है। मान लो मुझे बुखार नहीं आ रहा या मैं किसी भी प्रकार से क्या नहीं हूं, मान लो बीमार नहीं हूं, तो मैं भाई हेल्दी हूं, ऐसा नहीं है। हेल्दी से मतलब सिर्फ एक फिजिकल हेल्थ से लेना देना नहीं है। एक्चुअली आदमी का फिजिकल हेल्थ ओके होना चाहिए, मेंटल हेल्थ यानी मानसिक रूप से, और सोशली भी वेलबींग होना चाहिए, स्वस्थ होना चाहिए, तभी जाके हम उसको एक हेल्दी बोल सकते हैं। इन अदर वर्ड्स, अगर दूसरे शब्दों में समझे तो हेल्थ इज ए स्टेट ऑफ कंप्लीट वेलबींग और नॉट जस्ट ए एब्सेंस ऑफ डिजीज। जैसे मैंने आपको बताया कि सिर्फ बीमारी ना होना ही स्वास्थ्य नहीं होता है, मतलब आदमी का हर तरह से स्वस्थ होना जरूरी होता है। ए पर्सन मे नॉट बी सफरिंग फ्रॉम एनी डिजीज येट मे नॉट बी इंजॉय कंप्लीट वेलबींग। कहने का मतलब हो सकता है किसी आदमी को कोई बीमारी तो नहीं है, परंतु वो स्वस्थ भी तो नहीं है ना भाई। वो समाज की किसी चीज को लेकर परेशान है, वो किसी सी बात को लेकर टेंशन में है, तो भी तो उसको हम हेल्दी नहीं बोल सकते हैं। आइए एक एक करके समझने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले हम नजर डालेंगे फिजिकल हेल्थ पर। एक्चुअली कि फिजिकल हेल्थ होती क्या है। देखो, हम सब लोगों को पता है फिजिकल हेल्थ मतलब शारीरिक हेल्थ, यानी जो आदमी एक्टिव हो, है ना, अलर्ट हो, देखो रिस्पॉन्सिव हो, यानी एक आवाज में बोला, अरे भाई राम, आजी साहब मैं ठीक हूं, अरे बेटा श्याम तुरंत हाँ पापा क्या हुआ, तो हमें पता चलेगा बंदा फिट है, यानी फिजिकली स्वस्थ है। अगर वो तुरंत अलर्ट, रिस्पॉन्सिव है, एनर्जेटिक है, तुरंत बोला एक गिलास पानी लेकर दौड़ के पानी लेके आ गया, तो समझो बच्चा स्वस्थ है। अगर आपको लगता है कि भाई बच्चा बिल्कुल ढीला ढाला उठ रहा है ना, और कोई बिल्कुल डल सा पड़ा हुआ है और बहुत ऐसे है, तो समझो उसकी फिजिकल हेल्थ ठीक नहीं है। देखिए, साइंस ऑफ गुड हेल्थ, यानी गुड हेल्थ को देखने के साइंस क्या क्या है। साइन मतलब जो दिखता है उसको हम साइन बोलते हैं। बॉडी पार्ट्स एंड कैरेक्टरिस्टिक्स, साइन ऑफ गुड हेल्थ। देखिए, ये आपके पास एक टेबल है, ये आपने पक्का याद रखना है। हेयर कैसे होने चाहिए, देखो बॉडी पार्ट्स और कैरेक्टर्स है ना उसके, तो उसमें क्या होना चाहिए, कैसा कैसा होना चाहिए, ये सब आपने याद करना है, समझना है इस सब को। ठीक है दोस्तों, आइए अब बात करते हैं मेंटल हेल्थ पर। एक्चुअली मेंटल हेल्थ क्या होती है। देखो, मेंटल हेल्थ का मतलब होता है आदमी को मानसिक कोई टेंशन नहीं है, बिल्कुल
मानसिक रूप से स्वस्थ है, उसको हम बोल सकते हैं मेंटल हेल्थ। जैसे देखो, फ्रीडम फ्रॉम इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट, ऐसा ना हो आपस में ही टेंशन में पड़ा हो, सोच रहा हो भाई, ना खाता है ना पीता है ना, इस तरह की टेंशन को लेके बैठा हो, उसको हम बोलेंगे कि ये मेंटली जो है स्ट्रांग नहीं है। नो कंसिस्ट टेंडेंसी टू कंडम्स और पिटी वन सेल्फ, वही मतलब है, सेम बात का वही मतलब है। एक गुड कैपेसिटी टू एडजस्ट टू सिचुएशन एंड पीपल, वही बात है ना, मतलब सिचुएशंस को एंड पीपल्स को एडजस्ट नहीं कर पा रहा, कोई थोड़ा सा बोलता है तुरंत गुस्सा कर देता है, और ये सारी चीजें उसके मेंटल वीकनेस को दिखाती हैं, यानी वो मानसिक रूप से स्वस्थ नहीं है। सेंसिटिविटी टू इमोशंस, नीड ऑफ अदर्स, थोड़ी सी किसी ने बात बोली, क्या तो रोना ही शुरू कर दिया कि मेरी तो भावना आहत हो गई, ये सारी चीजें दिखाएगा कि वो कहीं ना कहीं से अंदर से टूटा हुआ है, मजबूत नहीं है। कैपेसिटी टू डील विद अदर इंडिविजुअल्स विद कंसिडरेशन एंड कॉर्टेसी, कहने का मतलब है वही सारी बातें हैं, मतलब कुल मिला के जो आदमी मानसिक रूप से दिमाग से स्वस्थ नहीं है उसको हम स्वस्थ नहीं मान सकते हैं, वो सारी चीजें उसके अंदर में इंक्लूड होंगी। आइए अगले पैराग्राफ पे नजर डालते हैं। द इंटर रिलेशनशिप बिटवीन फिजिकल एंड मेंटल हेल्थ कैन बी एक्सप्लोर्ड विद द हेल्प ऑफ स्पेसिफिक एग्जाम्पल्स। हाई ब्लड प्रेशर इज वन फॉर्म ऑफ फिजिकल इल हेल्थ। देखो, अगर किसी का बीपी हाई रहता है तो डेफिनेटली वो दर्शाएगा कि आपकी फिजिकल हेल्थ ठीक नहीं है। देखो, आप फिजिकल हेल्थ मेंटल हेल्थ से रिलेशन है और मेंटल हेल्थ का फिजिकल हेल्थ से रिलेशन है। कैसे, मैं आपको बताता हूं। मान लीजिए मेरे एक पैर नहीं है, एक उदाहरण दे रहा हूं, मान लो मेरे को पैर नहीं है, तो यानी डिफेक्ट तो मेरे को फिजिकल हेल्थ में हुआ ना, कि भाई मेरे को पैर नहीं है, पर मैं इतना सोच रहा हूं, इतना सोच रहा हूं कि भाई मेरे को एक्चुअली पैर क्यों नहीं है करके, तो मेरा मानसिक जो दिमागी तौर है वो भी मैं पगला गया हूं। क्या तो बीपी ज्यादा होना हो गया है, शुगर का बीमारी लग गया है, दिमाग मेरा कम चलता है। एक्चुअली प्रॉब्लम तो मेरे पैर में है कि मेरे को पैर नहीं है, परंतु मैं उसको लेके इतना परेशान हूं कि मैं मेंटल परेशान हो गया हूं, यानी मेरी मेंटल हेल्थ भी ठीक नहीं है। कई बार क्या होता है, मेंटल हेल्थ खराब होने से आपकी फिजिकल हेल्थ भी खराब हो सकती है, यानी ये दोनों एक दूसरे से आपस में रिलेशन है। आइए दोस्तों, अब बात करते हैं सोशल हेल्थ की, यानी एक सामाजिक स्वस्थ आदमी क्या होता है। देखो, व्हाट इज सोशल हेल्थ, क्या होता है। इफ एन इंडिविजुअल रिकॉग्नाइज दैट ही और शी बिलोंग्स टू ए फैमिली एंड इज एबल टू आइडेंटिफाई विद ए वाइडर कम्युनिटी, फर्स्ट स्टेप टुवर्ड्स सोशल हेल्थ हैज बीन टेकन। आपको अगर ऐसा लग रहा है कि भाई आप एक समाज में रहते हैं, मेरी जो ड्यूटी है वो दूसरे के लिए भी कुछ करना है, ऐसा नहीं है कि मैं अकेला अकेला इस दुनिया में आया हूं तो मैं अकेला अकेला ही जाऊंगा, नहीं, मेरे भाई बहन चाचा ताऊ परिवार के लोग भी शामिल है। अगर ये बात आपको समझ में आती है तो आप माने जाएंगे कि आप सोशली हेल्दी आदमी हैं। एन इंडिविजुअल हु रिकॉग्नाइज हिज और हर ऑब्लिगेशंस टुवर्ड्स other members of society and is able to relate to other people around him or her can be described as socially healthy। बिल्कुल सेम बात बोली है जो मैंने अभी बोली थी कि भाई अगर आपको पता है कि आपको क्या करना है तो आप सोशली हेल्दी माने जाएंगे। और अब आप बात करेंगे कि यार सोशली इल यानी सोशली बीमार आदमी क्या होता है। यार ये तो दिमाग में एक प्रश्न आ गया कि सोशली बीमार क्या होता है, मैं समझाता हूं आपको। सोशली इल हेल्थ किसको बोलते हैं। क्रिमिनल्स आर एग्जांपल ऑफ सोशली इल इंडिविजुअल्स, यानी जो क्रिमिनल मतलब जिसकी मर्डरकार हो गया, हत्या करने वाला हो गया, चोर हो गया, देखो थेफ्ट है ना, मर्डर कर रहा है कोई, वो डिस्ट्रक्टिव बिहेवियर तोड़ फोड़ कर देता है, मारपीट करता है, सरकारी बस को तोड़ रहा है, रेल को तोड़ रहा है, ये सारा जो है एंटी सोशल उसमें आएगा ये बिहेवियर के अंदर में। यानी आप इसको ये नहीं कह सकते कि जो है हमारे पास में कि ये करेक्ट बिहेवियर है, तो इसको हम सोशली इल हेल्थ बोलेंगे, क्योंकि ये जो एंटी सोशल बिहेवियर है ये बर्दाश्त लायक नहीं होता। आइए दोस्तों, अब बात करते हैं हम स्पिरिचुअल हेल्थ की, यानी आध्यात्मिक स्वास्थ्य की। ये क्या होता है आध्यात्मिक स्वास्थ्य। देखिए, स्पिरिचुअल हेल्थ इज मोस्ट डिफिकल्ट टू डिफाइन, यानी स्पिरिचुअल हेल्थ की कोई पर्टिकुलर डेफिनेशन नहीं है।
एक्चुअली स्पिरिचुअल हेल्थ में क्या होता है, आपने देखा होगा कोई आदमी एक ध्यान करके बैठा हुआ है, जो जिस परमात्मा को मानता है, जिस जो है गुडनेस, अच्छे विचार सोचता है ना, और मतलब एक वर्शिप है ना, पूजा पाठ टाइप में करना, भजन ध्यान करना, ये सारी चीजें आदमी बैठ के कर रहा है भाई, किसी से कोई वो नहीं है ऐसा, तो उसको हम बोलेंगे कि वो स्पिरिचुअल हेल्थी है। पर इसका मतलब ये नहीं है कि वो समाज को भूल जाएगा या किसी से अपनी कोई कर्तव्य या ड्यूटी नहीं करेगा, तो हम उसको हेल्थी नहीं बोल सकते। उसको अपनी जो है क्या बोलते हैं, द रिकॉग्नाइजिंग द नीड्स ऑफ अदर्स एंड ट्राइंग टू फुलफिल देम एंड कमिटमेंट, ड्यूटी एंड ऑब्लिगेशंस, देयर आर ऑल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए स्पिरिचुअली वेल बीइंग। यानी वो सब कुछ करते हुए अपने भजन ध्यान पे बिजी रहेगा। स्पिरिचुअल हेल्थ इज सर्टेनली नॉट इजी टू अटेन। ये स्पिरिचुअल हेल्थ को प्राप्त करना कोई आसान कार्य नहीं होता है, ये हर किसी का अपने अपने धर्म के मुताबिक होता है, अपने अपने विचारों के मुताबिक होता है। आइए दोस्तों, अब बात करते हैं मीनिंग ऑफ न्यूट्रिशनल स्टेटस, यानी जो न्यूट्रिशनल स्टेटस है वो क्या है। आइए बात करते हैं। न्यूट्रिशनल स्टेटस इज द कंडीशन ऑफ हेल्थ ऑफ एन इंडिविजुअल एज इन्फ्लुएंस्ड बाय यूटिलाइजेशन ऑफ न्यूट्रिएंट्स। मतलब हम क्या खाते हैं उससे हमारी बॉडी पर क्या प्रभाव पड़ता है, उसको हम न्यूट्रिशनल स्टेटस बोलते हैं। जैसे मान लीजिए, अगर मैं बहुत ज्यादा खाता पीता हूं और बहुत ज्यादा दूध ले रहा हूं, घी खा रहा हूं, तो मैं ताकतवर होऊंगा, तो वो मेरा न्यूट्रिशनल स्टेटस बताएगा कि इसने खाया पिया है शरीर इसका। एक बंदा कुछ खाता नहीं है, कुछ पीता नहीं है, कुछ नहीं, तो वो मरा सा रहेगा, दूध नहीं पीता है, आंखों से कम दिखाई देगा, चलने में जो दिक्कत आएगी, तो उसको हम बोलेंगे कि वो न्यूट्रिशनली कंप्रोमाइज्ड पेशेंट है। आइए समझते हैं व्हाट काइंड ऑफ डाइट इज बीइंग कंज्यूम। जो मैंने बताया वो किस प्रकार का खाना खा रहा है, इस पे हमारी न्यूट्रिशनल स्टेटस डिपेंड करेगा। भाई अच्छा खाना खाओगे तो अच्छे रहोगे। व्हाट टाइप ऑफ इलनेस, किस प्रकार की बीमारी हो रही है आपको, जब आप जैसा खा रहे हो वैसा ही तो आप रहोगे, नहीं खाओगे तो आप बीमार होगे। ये सारी चीजें इसमें समझाई गई हैं। आइए अब हम अगले पॉइंट को समझते हैं, इंटर रिलेशनशिप बिटवीन न्यूट्रिशनल एंड हेल्थ, यानी न्यूट्रिशन एंड हेल्थ का आपस में क्या लेना देना है। देखिए, न्यूट्रिशन इज क्लोजली इंटरलिंक्ड विद हेल्थ, यानी जो खाना पीना है हमारा वो हमारी सेहत के साथ में बिल्कुल डायरेक्ट कनेक्शन है उसका, वो बिल्कुल डायरेक्ट लिंक है उसका हमारी सेहत के साथ में। देखिए, इफ ए पर्सन ईट्स द राइट काइंड ऑफ फूड्स इन रिक्वायर्ड अमाउंट, ही और सी विल कीप गुड हेल्थ प्रोवाइडेड नो अदर फैक्टर्स इंटरवीन। कहने का मतलब है, आप ये भी मत सोचें कि मैं बहुत ज्यादा खाना खाता हूं तो मैं बिल्कुल स्वस्थ रहूंगा, ऐसा भी नहीं है। या फिर आप सोचें मैं बहुत कम खाना खाऊंगा तो भी मैं स्वस्थ रहूंगा, ये भी मानना गलत होगा। एक्चुअली बिल्कुल क्लियर कट लिखा हुआ है यहाँ पे कि राइट काइंड ऑफ फूड, यानी जितना आपको चाहिए, राइट काइंड ऑफ फूड इन रिक्वायर्ड अमाउंट, यानी जितनी आपको मात्रा में चाहिए और जैसा खाना चाहिए वो ही खाना खाएंगे तो ही आप स्वस्थ रहेंगे। उल्टा पुल्टा खा लिया, भाई मैं तो कुछ भी मिलता खा लेता हूं और मैं स्वस्थ रहूंगा, ऐसा नहीं है। आपको देख के खाना है कितना खाना है। ही और सी विल कीप गुड हेल्थ प्रोवाइडेड नो अदर फैक्टर्स इंटरवीन, जैसे मैंने आपको बता चुका हूं। नो ऑन द अदर हैंड, अगर मैं बात करूं वहीं दूसरी तरफ देखूं तो ए पुअर ईटिंग पैटर्न or eating too little or too much will result in poor health as is depicted in picture 1.4। depicted मतलब दर्शाया गया है और हमारे पास में बताया गया क्या। देखो, अगर हम बात करें कि भाई बहुत थोड़ा खाना भी नुकसानदायक है और बहुत ज्यादा खाना भी, देखो आइए इस डायग्राम से समझने का प्रयास करते हैं। इंटर रिलेशनशिप बिटवीन न्यूट्रिशन एंड हेल्थ बहुत एक सिंपल तरीके से समझाएगा। देखिए, पुअर हेल्थ, ऊपर देखो लेस फूड, यानी मतलब खाना कम खाया तो पुअर हेल्थ हुई। गुड हेल्थ क्या है, एडिक्वेट फूड इन राइट अमाउंट, जो चाहिए वही खाया उसी को। अब देखो, इसको भी आप ये नहीं बोल सकते कि मैं ज्यादा, ये भी पुअर हेल्थी है। कैसा, ये मोटा कितना हो गया, आप देखो इसका पेट वेट देखो आप, है ना, तो ये क्या है, उसने टू मच फूड खाया, इसने बहुत ज्यादा। इसकी थाली है देखो, इसकी थाली में कुछ नहीं है, एक आध चपाती है, थोड़ी चाय वाय कुछ,
इसके साथ देखो ये कंट्रोल बिल्कुल बढ़िया से खा रहा है, 2-3 रोटी खाया है, थोड़ा अपना चावल है, थोड़ा इसमें कोई सब्जी है, इसमें कोई दूध दही कुछ है, तो ये एक हल्का हल्का खाना खाया तो इसकी बॉडी देखो आप बिल्कुल स्वस्थ है। इसको देखो एकदम चावल का ढेर बना लिया है। तो ऐसा खाओगे आप, देखो रोटियां कितनी खा रहा है और वो सब कुछ भर लिया, 3-4 कटोरी रख ली, तो अब देखो उसी हिसाब से कटोरी साइज का पेट निकल आया। तो आपने क्या करना है, उसको बिल्कुल कंट्रोल ही खाने को खाना है जितना आपको चाहिए। अब एक शब्द आया इसमें देखो, मल न्यूट्रिशन। मल न्यूट्रिशन क्या होता है? कुपोषण। मल न्यूट्रिशन इज एन इंपॉर्टेंट हेल्थ रिजल्टिंग फ्रॉम अ डेफिशिएंसी, एक्सेस और इम्बैलेंस ऑफ न्यूट्रिएंट्स। मतलब मल न्यूट्रिशन मतलब हो गया हमारे पास में किसी भी चीज को, यानी ज्यादा खाने से भी बीमार पड़ता है आदमी, कम खाने से भी बीमार पड़ता है। डेफिशिएंसी एंड एक्सेस दोनों से ही बीमार पड़ता है, उसको हम मल न्यूट्रिशन बोलते हैं। आसान भाषा में समझते हैं, आपको 2 वर्ड्स मिलेंगे, एक अंडर न्यूट्रिशन एंड ओवर न्यूट्रिशन। अगर हम इन शब्दों को यूज करते हैं तो हम और भी काफी करेक्ट माने जाते हैं। अंडर न्यूट्रिशन का मतलब होता है, अंडर न्यूट्रिशन मीन्स डेफिशिएंसी और लेक, यानी लैक ऑफ 1 और मोर न्यूट्रिएंट्स। मतलब डेफिशिएंसी है, खाने में कमी है एक या उससे ज्यादा न्यूट्रिएंट्स की, यानी खाने की थाली में कुछ है ही नहीं, एक आधा रोटी और जैसे मैंने आपको डायग्राम में दिखाया था कोई चाय वाय है, तो आप बोलेंगे कि वो अंडर न्यूट्रिशन है, यानी उसको न्यूट्रिशन की जरूरत है। ओवर न्यूट्रिशन बिना मतलब कि खाए जा रहा है ना, एक्सेस है, बहुत ज्यादा खा रहा है, और मोर न्यूट्रिएंट्स है, इतने ज्यादा भर गए हैं कि न्यूट्रिएंट्स इस शरीर से बाहर निकलना चाहते हैं, तो वो पेट के इधर उधर फूल गया चारों तरफ, तो उसको हम बोलेंगे ओवर न्यूट्रिशन। तो बोथ अंडर न्यूट्रिशन एंड ओवर न्यूट्रिशन रिजल्ट इन इल हेल्थ, यानी हम दोनों ही कंडीशन में आदमी बीमार हो जाएगा। आप ये नहीं सोचना कि आदमी मोटा है तो वो ताकतवर होगा या फिर उसके अंदर बहुत ज्यादा ताकत होगी, ये सोचना आपका गलत हो सकता है। आइए आगे बात करते हैं। 1 प्रोमिनेंट एग्जाम्पल ऑफ अंडर न्यूट्रिशन, एक एग्जाम्पल अगर हम लें, है ना, अगर हम एक एग्जाम्पल लें अंडर न्यूट्रिशन का, तो वो क्या है हमारे पास में, कि जैसे हम विटामिन ए की बात करते हैं, मान लीजिए विटामिन ए डेफिशिएंसी, सॉरी, व्हेन यंग चिल्ड्रन डू नॉट कंज्यूम एनफ विटामिन रिच फ्रूट, यानी वो खाना खाता है जिसके अंदर में, है ना, क्या नहीं है, विटामिन ए नहीं है, तो आप देखेंगे उसकी जो आईज हैं, जो आंखें हैं, वो अफेक्टेड हो जाएंगे, प्रभावित हो जाएंगे, यानी उस बच्चे को चश्मे लग जाएंगे। अल्टीमेटली क्या होगा, ब्लाइंडनेस रिजल्ट आएगा, यानी उसको चश्मे उसमें लगाने पड़ जाएंगे और कई बार काफी ज्यादा रोशनी कमजोर हो सकती है। यानी वो अगर विटामिन ए जिस खाने में नहीं है, अगर उस खाने को ज्यादा खाता है, यानी उसको ऐसा खाना खाना पड़ेगा जिससे उसकी आंखों की रोशनी लौटे, तो यही पॉसिबल है, अदरवाइज नहीं हो पाएगा। यानी एग्जाम्पल अगर हम समझें तो अंडर न्यूट्रिशन का एक करेक्ट एग्जाम्पल है, यानी वो जो खाना खाता है जिसमें विटामिन ए नहीं है। अब हम बात करते हैं ए डिजीज दैट वी इजीली रिलेट टू ओवर न्यूट्रिशन। अगर हम ओवर न्यूट्रिशन की बात करें, अगर कोई आदमी हम कहें कि ओवर न्यूट्रिशन है, तो कैसे, उसने क्या किया हुआ भाई, एन एक्सट्रीम ओवरवेट और ओबेसिटी, रिजल्ट क्या आएगा अगर उसने बहुत ज्यादा खा लिया, ओवरवेट या ओबेसिटी हो जाएगा, बहुत वजन बढ़ जाएगा या फिर मोटापा इतना छा जाएगा कि आप पूछो ही मत। व्हेन ए पर्सन टेक्स इन मोर एनर्जी देन ही इज एबल टू स्पेंड ऑन हिज daily activity, he accumulate fat in body and his weight increase. If the weight increases substantially, the person becomes obese. कहने का मतलब है जो आदमी बहुत ज्यादा खाना खाता है वो ओबीस हो जाएगा, यानी मोटा हो जाएगा। तो अब देखिए दोस्तों, हमने लगभग पूरी यूनिट 1 कवर कर दी है। जैसा मैंने आपको दोस्तों बताया था कि आपने एक रफ पेपर लेकर के या फेयर पेपर ले लो, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, बाद में अच्छे नोट्स बना लेना या हाथ के हाथ अच्छे नोट्स बना लेना, वो आपके ऊपर डिपेंड करेगा, पर आपने पक्का एक कॉपी और पेन लेकर के उसको नोट डाउन करना है, तभी आप इन चीजों को समझ पाएंगे। देखो मैं आपको एक बार फिर से हल्का हल्का स्क्रीन पे एक बार घुमा दे रहा हूं, ताकि आपका जो है माइंड में वो चीजें सारी दोबारा आ जाएंगी जो आप अभी पढ़ के बैठे हो। ठीक है दोस्तों, देखो दोस्तों, अगर आपको, फिर मैं आपको याद दिला देता हूं, अगर आपको इसके
क्रीमी फॉर्म की शॉर्ट नोट्स चाहिए आपको, तो आप मेरे पर्सनल नंबर पे व्हाट्सअप कर सकते हैं, वहां से मैं आपको सॉफ्ट कॉपी भेज दूंगा। थैंक यू फ्रेंड्स। अगर आपको कोई भी डाउट है, समझने में कोई दिक्कत है कहीं भी, तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं कि ये बात मुझे समझ में नहीं आई, क्योंकि मेरे को पूरी यूनिट को एक साथ मैंने जल्दी जल्दी कवर किया है ताकि आपका भी समय बचे और आप इजीली उसको समझ पाए। फिर भी पर कोई दिक्कत आ रही है तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं डेफिनेटली आपको उसका रिप्लाई दूंगा। और चाहिए तो आपको दूसरी उस पर्टिकुलर टॉपिक पर मैं आपको दूसरी वीडियो बना के आपको जो है चैनल पर डाल दूंगा। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग।